हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नीतीश चंद्रा आपसे किए वादे के मुताबिक मैं फिर एक बार उपस्थित हूं आप सबों के बीच। स्टैटिक जीके रुक्मिणी प्रकाशन के स्टैटिक जीके की किताब के सेट नंबर 12 के डिस्कशन के लिए मैं उपलब्ध हूं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सेट नंबर 12 का डिस्कशन। और इसमें कुल 20 प्रश्न है, तो एक एक प्रश्नों को हम लोग एकदम टू द पॉइंट बेहतरीन अंदाज में डिस्कस करेंगे। और अगर किसी प्रकार की तकलीफ आपको हो, किसी प्रश्न पर कोई दिक्कत हो, तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए तो देखिएगा सेट 12 का डिस्कशन हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को किस सीमा तक सीमित करती है और बाकी का दायित्व भारत सरकार पर डाल देती है। तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड और बेहद ही स्मार्ट क्वेश्चन कह सकते हैं और पहला ही प्रश्न आज के सेट का बेहतरीन प्रश्न है। तो परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 के तहत, इसमें कई धाराएं हैं, तो इस धारा 6 की तहत क्षतिपूर्ति की सीमा को कितने हद तक यह अधिनियम कवर करता है। तो 1500 करोड़ रुपए तक। कितने? 1500 करोड़ रुपए तक के क्षतिपूर्ति को ये सीमित करती है और बाकी का दायित्व 1500 के अलावा जो होता है उसको किस पर छोड़ देती है। तो भारत सरकार पर छोड़ देती है। इसमें परमाणु दायित्व क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम में एक चीज और याद रखिएगा कि बाध्यता की अधिकतम राशि क्या है? 300 मिलियन है। कितना है? तो बाध्यता की अधिकतम राशि 300 मिलियन है। कितना है? 300 मिलियन है। ठीक है, चलिए देखिएगा इसके बारे में बहुत सारे तथ्य हमने आपके लिए लिखे हैं। देखिएगा परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम की धारा 6 क्षतिपूर्ति को 1500 करोड़ तक सीमित करती है। CLND इसी का परमाणु क्षतिपूर्ति दायित्व अधिनियम का ही ये क्या है, शॉर्ट नाम है। तो CLND अधिनियम की धारा 6(1) यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के संदर्भ में बाध्यता की अधिकतम राशि कितनी? 300 मिलियन विशेष आहरण अधिकार यानी SDR के समतुल्य रुपए के बराबर होगी। ठीक है, और 300 मिलियन SDR लगभग कितना होता है? 2610 करोड़ होता है। अधिनियम की धारा 6(2) में यह निर्धारित है कि ऑपरेटर की अधिकतम बाध्यता कितनी? 1500 करोड़ रुपए होगी। और अधिनियम की धारा 7(1) क के अनुसार कुल बाध्यता 1500 करोड़ रुपए से अधिक होती है तो 1110 करोड़ रुपए के संतर को केंद्र सरकार द्वारा पाटा जाएगा। यानी हमने कहा कि अधिकतम बाध्यता कितनी हो सकती है? 300 मिलियन SDR के समतुल्य। और यह कितना होता है भारतीय मुद्रा में? 2610 करोड़। और ये क्वेश्चन क्या था कि कितना तक सीमित करती है यह अधिनियम क्षतिपूर्ति को? तो 1500 करोड़ तक सीमित करती है। और इसके फाजिल जो होता है वह केंद्र सरकार पर होता है। तो केंद्र सरकार इस रूप में कितना दे सकती है? अधिकतम कितना केंद्र सरकार पर बोझ जा सकता है? तो 1110 करोड़ रुपए का जाता है। बाकी 1500 वो अधिनियम की धारा के तहत ही ऑपरेटर की अधिकतम बाध्यता है। ठीक है, तो 2610 माइनस जब आप करेंगे कितना 1500 तो आपको क्या मिल जाएगा? 111 यानी 1110 करोड़ रुपए जो यहाँ आपको दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बिहू असम का लोक नृत्य है, सही है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है, ये भी सही है। भांगड़ा केरल का है, ये क्या है? गलत है। लावनी कहाँ का है? महाराष्ट्र का, ये भी सही है। तो भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? भांगड़ा पंजाब का नृत्य है। और भांगड़ा पुरुषों के द्वारा, पंजाब में पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित किया जाने वाला नृत्य है। यानी भांगड़ा केवल कौन कर सकता है? पुरुष। और पंजाब का ही एक नृत्य है गिद्दा। भांगड़ा गिद्दा दोनों पंजाब का है। तो गिद्दा नृत्य की बात करें तो गिद्दा महिलाओं के द्वारा किया जाता है। कहाँ? तो यह भी पंजाब में ही किया जाता है। कौन सा? पंजाब में। कौन सा नृत्य? गिद्दा नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। इस प्रकार कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा केवल 3। आंसर क्या हो जाएगा? केवल 3।
यानी भांगड़ा सुमेलित नहीं है। केरल के नृत्य की बात कर लें तो केरल में आपका कथकली मोहिनी अट्टम ये दोनों क्या है, केरल के शास्त्रीय नृत्य है। और इसके अलावा ओट्टनतुल एक यहाँ का नृत्य है। ओट्टनतुल केरल की एक नृत्य है जिसको क्या कहते हैं, गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। चलिए देखिएगा आगे। बिहू असम का लोक नृत्य है, घूमर राजस्थान का, भांगड़ा पंजाब का और लावनी महाराष्ट्र का है। तमाशा भी एक महाराष्ट्र का ही है। तमाशा और लावनी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को हुआ, यानी कहां, यानी दक्षिण भारत में पहली मेट्रो, दक्षिण भारत में पहली मेट्रो, भारत की नहीं कह रहा है, दक्षिण भारत में यानी भारत के दक्षिणी हिस्से में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहां हुई, तो 20 अक्टूबर 2011 को कहां, बेंगलुरु में। कहां हुआ, 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में, जो कर्नाटक में स्थित शहर है, बेंगलुरु में ही दक्षिण भारत के पहले मेट्रो की शुरुआत हुई। भारत में पहले मेट्रो की बात की जाए तो 24 अक्टूबर 1984 को, 24 अक्टूबर 1984 को भारत में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत कोलकाता में हुई। कहां हुई, कोलकाता में सर्वप्रथम मेट्रो की शुरुआत हुई थी। कब, 24 अक्टूबर 1984 को। भारत में मेट्रो मैन किसको कहते हैं, भारत का मेट्रो मैन किनको कहा जाता है, तो मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से श्रीधरन को जाना जाता है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया के नाम से किनको जानते हैं, श्रीधरन को। किनको, श्रीधरन को जाना जाता है। ठीक है, अब मेट्रो के बारे में एक चीज और याद रखिएगा, दिल्ली मेट्रो के बारे में। तो दिल्ली मेट्रो के बारे में क्या रखिएगा कि दिल्ली मेट्रो सौर ऊर्जा से चालित भारत का पहला मेट्रो है। सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली मेट्रो सेवा कौन है, दिल्ली मेट्रो है। और पहली चालक रहित मेट्रो, पहली चालक रहित यानी उसमें कोई ड्राइवर नहीं होगा, बिना ड्राइवर के, बिना चालक के मेट्रो की शुरुआत भी किसके द्वारा की गई, तो दिल्ली के द्वारा, दिल्ली मेट्रो के द्वारा की गई है। चलिए देखिएगा आगे। दक्षिण भारत की प्रथम मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ 20 अक्टूबर 2011 को बेंगलुरु में। भारत का प्रथम मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो है जिसकी शुरुआत 24 अक्टूबर 1984 को हुई। ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। दिल्ली मेट्रो सौर ऊर्जा से चालित चालक रहित मेट्रो ट्रेन की शुरुआत भी दिल्ली मेट्रो में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आरबीआई के लोगो में कौन सा पेड़ का चित्र है। मैंने कई बार आपको बताया है स्टैटिक जीके के डिस्कशन में कि आरबीआई के लोगो में 2 चीजों का चित्र है। पहला आपका कौन सा है, ताड़ का चित्र है, और दूसरा उसी पर रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर की भी तस्वीर है। रॉयल बंगाल टाइगर और ताड़ के पेड़ की तस्वीर है। ये आरबीआई, जो आरबीआई का लोगो है। आरबीआई की बात करें तो आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को। मैं लगभग आपको आरबीआई से रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल ही जाता है और है भी बड़ा महत्वपूर्ण सेक्शन, तो इस पर मैं आपको रोज रोज बताते रहता हूं, आप ध्यान रखिएगा। आरबीआई एक्ट 1934 और आरबीआई की स्थापना 1926 में हिल्टन, आरबीआई की स्थापना के लिए हिल्टन यंग कमीशन ने सिफारिश किया था 1926 में। पुनः 1931 में केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने भी आरबीआई की स्थापना की सिफारिश की थी और स्थापना फाइनली 1 अप्रैल 1935 को हुई आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। और 1 जनवरी 1949 को इसका क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और राष्ट्रीयकरण के समय इसमें भारत सरकार ने कुल 5 करोड़ रुपए की पूंजी लगाई तथा इसमें जितने भी निजी शेयर थे उन निजी शेयर धारकों को 100 रुपए के शेयर के बदले 118.62 रुपए की राशि लौटाई थी। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन यहाँ क्लियर है कि आरबीआई के लोगों में ताड़ का पेड़ होता है। ठीक है, देखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। गवर्नर वर्तमान में कौन है, शक्तिकांत दास। और मुख्यालय पहले कहाँ था, इसका मुख्यालय पहले कोलकाता था, लेकिन अब इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में स्थित है। चलिए आगे बढ़िएगा।
क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस याद रखिएगा प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को। कब? 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। और यह आपका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत, किसके तहत? राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 14 मई है आपके विकल्प में, तो 14 मई को कौन सा दिवस होता है ये देख लीजिएगा। 14 मई को आपके 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? विश्व प्रवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व प्रवासी दिवस 14 मई को मनाया जाता है। 17 दिसंबर को, 17 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? तो 17 दिसंबर को याद रखिएगा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। कौन सा? ये तो आपका 14 दिसंबर हो गया। क्या हो गया? 14 दिसंबर हो गया। ठीक है। 27 दिसंबर को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? 27 दिसंबर को, 27 दिसंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है। कौन सा दिवस? विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिएगा राष्ट्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा हर साल 14 दिसंबर को देश भर में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, 14 मई को विश्व प्रवासी दिवस, विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस और 27 सितंबर को शायद यहाँ विकल्प में दिसंबर था और मैंने आपको क्या बतला दिया? तो 27 दिसंबर को मैंने, नहीं 27 सितंबर है, तो ठीक है 27 सितंबर को मैंने आपको क्या बताया कि विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पर बात करते हैं। घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। ठीक है। तो घायलों और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका नाम क्या है? रेड क्रॉस। क्या नाम है? रेड क्रॉस। रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में जेनेवा में, 1863 में जेनेवा में ज्या हेनरी ड्यूनांट या ड्यूनांट कह सकते हैं के द्वारा की गई थी। ज्या हेनरी ड्यूनांट के द्वारा इसकी स्थापना, रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। और ठीक है, इंटरपोल आपके विकल्प में है, तो इंटरपोल के बारे में क्या याद रखिएगा? इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इसके वर्तमान सदस्य देशों की संख्या 194 है। 194वां सदस्य देश कौन है? तो वो किरीबाती है। 194वां सदस्य देश कौन है? किरीबाती है। किरीबाती इसका 194वां देश है। और इसका नामकरण, इंटरपोल का नामकरण इंटरपोल के रूप में कब हुआ? 1956 में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। इसका शॉर्ट नेम NAM है, यानी नॉन अलाइंड मूवमेंट होता है। और इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? बेलग्रेड में। बेलग्रेड सर्बिया में है। बेलग्रेड सर्बिया के बेलग्रेड में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। तो घायल और युद्ध कैदियों की देखभाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी रेड क्रॉस है। स्थापना 1863 में ज्या हेनरी ड्यूनांट। मुख्यालय, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा जकार्ता में। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ? लियोन फ्रांस में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या है? 7। मुंशी प्रेमचंद निम्नलिखित में से किस पुस्तकों के लेखन से संबंधित है? तो मुंशी प्रेमचंद आप जानते हैं कि भारत के जाने माने उपन्यासकार हैं और इनको कलम का जादूगर कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कलम का जादूगर कहा जाता है। कलम का जादूगर कहते हैं। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रय, पूस की रात इत्यादि सभी रचनाएं किनकी है? मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं हैं। तो इसमें सेवा सदन, गबन और रंगभूमि इनकी रचनाएं हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3। गार्डनर की बात करें तो गार्डनर के लेखक कौन थे?
रविंद्रनाथ टैगोर। गार्डनर के लेखक कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। और रविंद्रनाथ टैगोर भारत के जाने माने साहित्यकार थे। इनको 1913 में इनकी लेखनी गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, साहित्य का नोबेल दिया गया था। और नोबेल प्राप्त करने वाले, नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के प्रथम व्यक्ति थे। आगे बढ़िएगा, देखिएगा मुंशी प्रेमचंद की कृति सेवा सदन, गबन और रंगभूमि है। गार्डनर के लेखक कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। प्रेमचंद की अन्य कृति कौन सी है? प्रेमाश्रम, निर्मला, रंगभूमि, गोदान तथा उपन्यास में क्या क्या है? कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, दो बैल की कथा आदि पर मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध लेखनियों में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 लावेर कप संबंधित है। लावेर कप ये आपको बिहार में 6 दिसंबर को हुई इन्फोर्समेंट एसआई की परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया था कि लावेर कप किस खेल से संबंधित है। तो ये क्या याद रखिएगा? लावेर कप टेनिस से संबंधित है। किस खेल से संबंधित है? टेनिस खेल से संबंधित है। हॉकी से संबंधित कुछ की याद रखिएगा, आगा खां कप, आगा खां कप, इंदिरा लेडी कप इत्यादि। फुटबॉल से क्या याद रखिएगा? रॉबर्ट्स ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ठीक है, रॉबर्ट्स ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप इत्यादि किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। और शतरंज से संबंधित खेल का नाम क्या याद रखिएगा? शतरंज से संबंधित खेल है नायडू, खेतान इत्यादि ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। नायडू और खेतान इत्यादि ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो ये आपका शतरंज से संबंधित है। शतरंज की का उद्भव जो है वह उद्भव स्थल, उत्पत्ति स्थल का ये कहाँ है? भारत। शतरंज की उत्पत्ति भारत में ही हुई थी और इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? चतुरंग के नाम से जाना जाता है। और इसमें शतरंज में एक यह कहाँ खेला जाता है? बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है। शतरंज बोर्ड पर खेला जाने वाला खेल है और इसमें बोर्ड पर जो खानों की संख्या होती है, खांचों की संख्या 64 होती है। कितनी होती है? 64 होते हैं, जिसमें से कि 32 खाना इसका जो होता है, खाना मतलब डब्बा डब्बा टाइप का, वो आपका 32 उजला और 32 काला होता है। यानी कुल मिलाकर कितने हैं? तो 64 वर्ग इसमें होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा लावेर कप टेनिस से संबंधित है। लावेर कप ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रॉड लावेर के नाम पर, रॉड लावेर के नाम पर आयोजित किया था। यानी लावेर कप टेनिस का प्रसिद्ध खेल है। ये किसके नाम पर? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी थे रॉड लावेर, उन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। ये कप का नामकरण किया गया जो टेनिस से संबंधित है। जयलक्ष्मी कप, रामानुज कप, बर्नावेलेक कप, राजकुमारी चैलेंजर कप टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है। चैंपियंस ट्रॉफी, आल्पस कप, बेटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, इंदिरा गोल्ड कप हॉकी से संबंधित ट्रॉफी है। एशिया कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, कलिंग कप इत्यादि किससे? फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है। नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी किससे? शतरंज से संबंधित ट्रॉफी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? हिडकल परियोजना कर्नाटक में किस नदी पर है? तो हिडकल परियोजना भारत में कई जल विद्युत परियोजनाएं, ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, तो उनमें से आपका हिडकल परियोजना जो है ये क्या है? कर्नाटक में ही स्थित है। हिडकल परियोजना कहाँ? कर्नाटक में घाट प्रभा नदी पर। किस नदी पर? घाट प्रभा नदी पर स्थित है। कौन सी? हिडकल परियोजना घाट प्रभा नदी पर स्थित है। इसके अलावा और कई परियोजनाएं हैं जो आपको याद रखने की जरूरत है। तो याद रखिएगा कि काकरापाड़ा, काकरापाड़ा परियोजना, काकरापाड़ा परियोजना गुजरात में ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? तो ताप्ती नदी पर है। चलिए आगे देखिएगा इसके बारे में। तो एक और आप नोट करिएगा, नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना, नागपुर शक्ति गृह परियोजना, ठीक है, नागपुर शक्ति गृह परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना कोराडी नदी पर स्थित है। और जैसा इसके नाम से पता चल रहा है ये नागपुर में स्थित है, कोराडी नदी पर। किस नदी पर?
कोराडी नदी पर स्थित है। उसके अलावा नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। कहाँ है? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक में, काकरापाड़ा परियोजना ताप्ती नदी पर, नागपुर शक्तिगिरी कोराडी नदी पर, और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? घरों में आपका चौखट लगता होगा दरवाजों में, तो इस्पात का चौखटा किसको कहा गया है? तो बड़ा ही स्मार्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इसको आप याद रखिएगा कि ये भारतीय नागरिक सेवा यानी ICS, इंडियन सिविल सर्विस को कहते हैं क्या? इस्पात का चौखटा यानी स्टील फ्रेम कहा जाता है। किसको? तो ICS को। ICS क्या है? भारतीय नागरिक सेवा। ये सिविल सेवकों की चयन करने के लिए एक बोर्ड था, और इसने भारत में पहली बार 1922 में पहली बार इन्होंने इलाहाबाद में परीक्षा का आयोजन किया था। भारत की तरफ से याद रखिएगा कि पहले सिविल सर्विसेज को पास करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सर्वप्रथम ICS की परीक्षा पास करने वाले भारतीय थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखिएगा तो ये भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके प्रथम अधिवेशन में यानी बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें कुल 78 लोगों ने भाग लिया था। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1927 में, कहा? 1927 में इलाहाबाद में किसके द्वारा? तो मोतीलाल नेहरू और CR दास के द्वारा किया गया था। भारतीय जनता पार्टी भी भारत की एक राष्ट्रीय पार्टी है। इसकी स्थापना 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी। चलिए आगे देखिएगा, भारतीय नागरिक सेवा को इस्पात का चौखटा कहा गया है। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज ज्वाइन करने वाले पहले भारतीय थे। भारत में ICS की परीक्षा 1922 से प्रारंभ हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में, स्वराज पार्टी 1927 में, भारतीय जनता पार्टी 1980 में स्थापित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, वर्ष 2011 में गठित नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी है। दक्षिणी सूडान जो सूडान से, अफ्रीका में स्थित एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप में सूडान से अलग हुआ एक देश दक्षिणी सूडान, और इस दक्षिणी सूडान की राजधानी पूछा जा रहा है तो इसकी राजधानी कहाँ है? जुबा। खार्तूम किसकी राजधानी है? तो खार्तूम केवल सूडान बोले तो जिससे कि आपका दक्षिणी सूडान अलग हुआ, उस सूडान की राजधानी खार्तूम है। ये सूबा बोले, ये जुबा है। जुबा किसकी? दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। और सूबा बोले तो सूबा किसकी राजधानी है? फिजी की राजधानी। और ये प्रश्न भी आपको पूछा गया था कहाँ? इन्फोर्समेंट SI की परीक्षा में 6 दिसंबर 2020 को जो बिहार इन्फोर्समेंट SI की परीक्षा हुई थी। अदिस अबाबा किसकी राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदिस अबाबा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा है, सूडान की राजधानी खार्तूम, इथोपिया की अदिस अबाबा और सूबा फिजी की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सुमेलित करने वाले प्रश्नों में मैं बार बार आपको कहता हूं कि इसमें ढेर सारे प्रश्न छुपे होते हैं, कम से कम 4, 5, 6 प्रश्न। अगर आप ठीक से इसको समझते हैं, ठीक से इसे अध्ययन करते हैं तो आपको जरूर सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली क्या कह रहा है? ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली किस देश का है? तो ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली आपका अमेरिका का है। ठीक है, कंपास नेविगेशन प्रणाली कहाँ का है? तो चीन का है। गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली कहाँ का है? तो ये आपका यूरोपीय संघ का है। कहाँ का है? यूरोपीय संघ का है। गैलीलियो
क्या है, गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ का, और ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली आपके रूस का है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 4 2 1, 3 4 2 1। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर विकल्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर विकल्प आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के जीपीएस सिस्टम के बारे में याद रखिएगा। तो भारत का जीपीएस सिस्टम क्या कहलाता है, नाविक। क्या कहलाता है, नाविक भारत का जीपीएस सिस्टम है। आगे बढ़िएगा, देखिएगा ग्लोबल पोजिशनिंग जीपीएस अमेरिका का है, कंपास नेविगेशन प्रणाली चीन का, गैलीलियो पोजिशनिंग प्रणाली यूरोपीय संघ का, ग्लोनास नेविगेशन प्रणाली रूस का, भारतीय पोजिशनिंग प्रणाली का नाम नाविक है। जीपीएस प्रणाली की शुद्धता प्लस माइनस 10 बाय प्लस माइनस 100 मीटर होता है। जीपीएस प्रणाली के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट की जरूरत होती है। कितने, 4 सैटेलाइट की। ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जीपीएस प्रणाली के कार्य के लिए न्यूनतम कितने सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। तो जीपीएस प्रणाली के कार्य के लिए न्यूनतम 4 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। कितने की, 4 की। ये प्रश्न आपको कई बार पूछा गया है। अमेरिकी जीपीएस में कुल 33 सैटेलाइट है। अमेरिकी जीपीएस में कितना, 33 सैटेलाइट है, जिसमें 24 हमेशा कार्यरत रहता है और 9 बंद रहता है। बारी बारी से ये बंद और स्टार्ट होने की प्रक्रिया जारी रहती है 33 में। भारत द्वारा अभी तक 8 उपग्रह को कक्षा में जीपीएस के लिए व्यवस्थित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, द मार्च ऑफ मोबाइल मनी निम्न में से किसके द्वारा रचित पुस्तक है। तो द मार्च ऑफ मोबाइल मनी भारत के जाने माने नेता, कांग्रेसी नेता और इंटरनेट उद्यमी सैम पित्रोदा एवं उनके सहयोगी के रूप में मेहुल देसाई, इन दोनों के द्वारा ही लिखा गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, एक पुस्तक का नाम है, सीधा सीधा आप इसको याद रख लीजिएगा। सैम पित्रोदा एवं मेहुल देसाई के द्वारा द मार्च ऑफ मोबाइल मनी पुस्तक लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना, यानी कि भूमि के नीचे जल विद्युत परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया, जो कि एशिया का पहला भूमिगत विद्युत परियोजना है। तो ये आपका कहां शुरू किया गया है, एशिया की पहली भूमिगत विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया। कहां शुरू किया गया, हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। और इस जल विद्युत परियोजना का नाम क्या है, संजय जल विद्युत परियोजना। इस जल विद्युत परियोजना का नाम संजय जल विद्युत परियोजना, संजय जल विद्युत परियोजना इसका पूरा नाम है। और यह कहाँ स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में यह स्थित है। किन्नौर जिले में यह स्थित है। कौन सा, संजय जल विद्युत परियोजना, जो एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। इसको एकदम ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है यह। चलिए देखिएगा, हिमाचल प्रदेश की संजय जल विद्युत परियोजना एशिया की पहली भूमिगत परियोजना है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 120 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है। और संजय विद्युत परियोजना सतलुज नदी पर है। किस नदी पर है, संजय विद्युत परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर निर्भर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। ठीक है, यूरोपीय संसद का मुख्यालय, यूरोपीय संसद का मुख्यालय, मैं एक दो बार आपको बतला चुका हूं स्टैटिक जीके के डिस्कशन के दौरान ही कि यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहां है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग है। और लक्जमबर्ग के बारे में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि यह दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन के साधनों पर, सार्वजनिक परिवहन के साधनों को क्या किया है, जनता के लिए 100% निःशुल्क घोषित किया है। यानी सरकारी वाहनों से आने जाने पर आपको कोई भी किराया नहीं देना होगा, चाहे वह रेल मार्ग हो या आपका सड़क मार्ग हो। ठीक है, किसी भी परिवहन के साधनों पर आप यहाँ फ्री में सफर कर सकते हैं। ऐसा करने वाला ये कौन सा देश है, लक्जमबर्ग पहला देश है। और इसकी राजधानी लक्जमबर्ग सिटी ही है, यहीं यूरोपीय संसद का मुख्यालय है। इसके अलावा याद रखिएगा ब्रुसेल्स में भी यूरोपीय संसद का मुख्यालय माना जाता है, स्थित है। यानी दोनों जगह संयुक्त रूप से यह स्थित है। देखिएगा, यूरोपीय संसद का मुख्यालय लक्जमबर्ग और ब्रुसेल्स में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। ये क्या करती है, तो सार्वभौम उत्कृष्ट स्थलों और शहरों को
यूनेस्को द्वारा निर्धारित 10 मानदंडों में से किसी एक मानदंड को फुलफिल करने पर भी उस शहर को या उस स्थान को वैश्विक विरासत शहर या स्थान की सूची में यूनेस्को द्वारा शामिल किया जाता है। यानी ये वैश्विक धरोहरों के संरक्षण का काम करती है। इसका मुख्यालय पेरिस में है। यूनिसेफ क्या करती है? तो यह बच्चों के विकास से संबंधित संगठन है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है। WHO का मुख्यालय कहाँ? जेनेवा में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। तवांग मठ कहाँ स्थित है? ठीक है, तो तवांग मठ कहाँ स्थित है? तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। क्या है? तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है। अन्य राज्यों की बात करें तो इन राज्यों में असम में बिहू उत्सव प्रसिद्ध है और यह बिहू इसके नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, जो एक वार्षिक महोत्सव है। मिजोरम में चपचार कुट महोत्सव मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव? चपचार कुट महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 तवांग, इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश में है। सोलुंग, लोसार, मोपिन, खान, ओजियाल, बौरीबुट अरुणाचल प्रदेश की महत्वपूर्ण त्योहार है। पोंग नृत्य, दामिंदा डांस, बांचो डांस, टापू नृत्य, बुइया नृत्य, खिमपाड़ा नृत्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की ही महत्वपूर्ण नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। कंबाला कही जाने वाली वार्षिक भैंसा दौड़ जो क्या है? एक उत्सव है, किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो कंबाला भारत के राज्य में मनाया जाने वाला एक भैंसा दौड़ उत्सव है। कौन सा है? इसमें भैंसों को दौड़ाया जाता है और उसका पीछा किया जाता है। इसी तरह जानवरों से खेला जाने वाला एक और उत्सव है जो तमिलनाडु में जल्लीकट्टू का नाम आपने सुना होगा। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू, ठीक है, जल्लीकट्टू। इसमें क्या किया जाता है? सांड से युद्ध किया जाता है। व्यक्ति इसमें सांड से लड़ता है। और ये कंबाला महोत्सव जिसमें भैंस का पीछा किया जाता है दौड़ करके, तो ये कहाँ मनाया जाता है? कंबाला उत्सव आपका कर्नाटक में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। ओडिशा में राखी पूर्णिमा त्योहार प्रचलित है। कौन सा? राखी पूर्णिमा, ठीक है। पंजाब में होली को होली को होल्ला के रूप में मनाया जाता है। होली को किस रूप में? होल्ला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। होल्ला मोहल्ला के रूप में मनाया जाता है। और केरल में आपका ओनम त्योहार मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? ओनम मनाया जाता है। देखिएगा, कंबाला भैंसा दौड़ कर्नाटक का उत्सव है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में। पंजाब में होली सबसे प्रसिद्ध है, यह होला मोहल्ला के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ राखी पूर्णिमा आपका उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार है। महाभारत, ठीक है, तो महाभारत के बारे में आप बखूबी होंगे। महाभारत क्या है? परिचित होंगे। महाभारत क्या है? तो महाभारत भारत के क्या है? ग्रंथों में से प्रचलित है। ये क्या है? प्रचलित ग्रंथ है भारत का। और यह महाभारत युद्ध कहाँ हुआ था? तो कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र कहाँ स्थित है? तो हरियाणा में। वर्तमान हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका महाभारत का युद्ध हुआ था कौरव और पांडव के बीच, जिसमें कि अंततः पांडव विजयी हुए थे। यह युद्ध कहें तो यह युद्ध 18 दिनों तक चला था। कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक चला था, ठीक है। महाभारत का फारसी अनुवाद, महाभारत के फारसी अनुवाद को रज्मनामा कहते हैं। यह भी आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है महाभारत से रिलेटेड, तो इसको याद रखिएगा। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। और महाभारत युद्ध के दौरान ही अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया था, और इस उपदेश के संग्रह को ही हम क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। और अर्जुन के बारे में आपको एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि अर्जुन के धनुष को क्या कहते हैं? तो अर्जुन के धनुष को गांडीव कहते हैं। क्या कहते हैं? गांडीव। गांडीव किसका अस्त्र है? तो गांडीव आपके अर्जुन का अस्त्र है। 18 दिन तक चला था। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19।
क्वेश्चन नंबर 19, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क कहने का क्या मतलब है? सीडी। कॉम्पैक्ट डिस्क कहने का मतलब होता है सीडी, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का नाम आपने सुना होगा, तो इसका मतलब होता है क्या? डिजिटल वर्साटाइल, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क इसका क्या है? डीवीडी का फुल फॉर्म है। और कॉम्पैक्ट डिस्क की बात करें तो ये किसका इस्तेमाल करता है? तो यह लेजर तकनीक का इस्तेमाल करता है। किस तकनीक का? लेजर तकनीक का इस्तेमाल करता है। और लेजर की बात करें तो लेजर का पूर्ण रूप क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन। लिख लीजिएगा इसको, क्या होता है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन, ठीक है। क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिम्युलेटेड एमिशन एंड रेडिएशन इसका पूर्ण रूप है। किसका? लेजर का, ठीक है। विद्युत चुंबकीय क्या होता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं कई प्रकार के, और इसकी चाल प्रकाश की चाल के बराबर होती है। वैमानिकी यानी एरोनॉटिकल के अंतर्गत विमानों का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे देखिएगा। एक कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर का उपयोग होता है। डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और एसक्यूएल का फुल फॉर्म स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय, तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय स्थित कहाँ है? तो ये याद रखिएगा कि यह फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1987 में, कौन? अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में हुई थी। फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का वैश्विक मुख्यालय फ्रांस में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना 1987 में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष विश्वविद्यालय का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य इसका है अंतरिक्ष के क्षेत्र में खोज, विकास और उसका शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने से संबंधित है। तो ये आपके समक्ष मैंने सेट नंबर 12 का डिस्कशन किया, और सेट नंबर 12 का डिस्कशन लेकर के स्टैटिक जीके का मैं आपके समक्ष हाजिर हुआ था। आप जानते हैं कि एनटीपीसी की जो परीक्षा चल रही है, इस परीक्षा में करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इन दोनों सेक्शंस से खूब सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस दृष्टिकोण से आप सभी को इन दो विषयों पर विशेष फोकस करना चाहिए, और इन्हीं दो विषयों को लेकर के मैं रुक्मिणी प्रकाशन के यूट्यूब चैनल पर आपके समक्ष 3 बजे करंट अफेयर्स और 8 बजे स्टैटिक जीके का लाइव डिस्कशन करने के लिए उपस्थित होता हूं। तो उसी सिलसिले में मैंने आज आपके समक्ष सेट नंबर 12 का स्टैटिक जीके का डिस्कशन किया, जो 8 बजे से होता है। तो इसका मैंने डिस्कशन आपके समक्ष किया। तो कल पुनः सेट नंबर 13 के स्टैटिक जीके के डिस्कशन में 8 बजे, और दोपहर में 3 बजे करंट अफेयर्स के 10 नंबर सेट के डिस्कशन के लिए लाइव रूबरू हम आपसे होंगे। तब तक के लिए मैं नीतीश चंद्रा आपसे विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, शुभ रात्रि।